हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। और आपको पता ही होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैथ और साइंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये जो है 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का है, जो कि CBT 1 2018 में जो हुआ था उसका ये 17 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर है। इससे ये भी आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। ओके, तो चलिए इसको पूरे बेसिक से करते हैं, और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक भी लगाएंगे। ओके, 1 मिनट में पेन की थिकनेस को बढ़ा लो। ओके, देखिए क्या कर रहा है। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, यानी सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुई है। तो यहाँ पर हम ग्राफ को देखेंगे तो इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे गैप किसका ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, 20। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, 10। इधर भी 10, इधर भी 10, यहाँ भी 10। तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है, यहाँ। यहीं पर वृद्धि भी ज़्यादा हुआ होगा। हालांकि नहीं तो निकाल कर भी देख सकते हैं कि 20 की वृद्धि हुई है कितने पर, 10 पर। 10 पर गुना 100, तो यहाँ से करिएगा तो कितना होगा, 200% की वृद्धि हुई है। कब, 1961 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष के तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि, हालांकि इसका निकालिएगा तो यहाँ कितना, 10 की वृद्धि हुई है कितने पर, तो आपका जवाब होगा 40 पर, या तो यहाँ पर भी ले सकते हैं 30 पर गुना 100। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 33.33% आएगा। तो सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 200% से कम ही आएगा। तो कब हुआ है, 1961 में। ओके, मैंने इसमें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो वही सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है। कि अगर अधिक किसी आंकड़े का माध्यिका और बहुलक को ABC द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो A/B का मान 9/8 दिया है, तो B/C का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो जो कहा है। माध्य जो है उसको A कहा है, A कहा है, और आपका माध्यिका जो है, माध्यिका उसको B कहा है, और बहुलक को C कहा है, बहुलक को C कहा है, ठीक। तो माध्य का मान अनुपात में, यहाँ माध्य है और माध्य को A कहा है, A का अनुपात में 9 मान है, तो 9 ही मान लेते हैं डायरेक्ट कि माध्य 9 है। और माध्यिका को B माना गया है और B का अनुपात में कितना है, 8। C हमसे ज्ञात करने बोल रहा है, तो C को मान लेते हैं X, ठीक। तो आपको इसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 3 माध्यिका कितना, B का मान कितना है, 8 गुना 8, बहुलक हमें ज्ञात करनी है 2, माध्य का मान कितना, 9। तो 8 या 24, 9 दूनी 18, 24 में 9 गया तो कितना बचेगा, 24 में आप 9 घटा दीजिए तो 18 घटेगा, 9 कहते हैं 18,
तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 6। x बराबर क्या निकल कर आ गया 6। तो हमसे पूछा किसका है, b और c का, b अनुपात c। b का x का मान 6 आया और c को हम x माने हैं, इसका मतलब x का मान 6, तो c का भी मान 6 हो गया। तो b कितना 8 और c कितना 6। तो इसको कटाइए पिटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4:3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्त, अब कुछ दोस्त कहते हैं फार्मूला मत लिखिए। अगर नहीं लिखूं तो बहुत को नहीं घुसेगा दिमाग में कि ये कैसे हुआ, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, अन्यथा अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, डायरेक्ट पुट करते जाइए, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0 हो और एक समीकरण यहाँ दिया है तो कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान हमसे पूछ रहा है। जब कोई हल ना होता है तो आपका एक चीज काम करता है, a1/a2 = v1/v2 नॉट = c1/c2। ये अब a1 a2 क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ x का जो गुणांक है वह a1 है, यहाँ पर जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है वह a2 है, यहाँ y का जो गुणांक है वह b1 है और यहाँ दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है वह b2 है। तो उसी तरह से ये c होगा, ये c1, ये c2, बात समझ रहे। तो बस इन दोनों को बराबर करना है। a1 कितना लेना है 4, a2 6, b1 3, b2 माइनस का k, इसके आगे माइनस है, माइनस का k लेना है। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 18/4 माइनस k बराबर 18/4। इधर का माइनस हटाने के लिए इधर कर दीजिए माइनस, या दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिएगा तो इधर माइनस 18/4 आ जाएगा और इसको भाग दीजिएगा 4 चौक 16, यानी 4 पॉइंट कुछ भी आएगा जो माइनस में है, यहाँ पर माइनस वाला एक ही ऑप्शन है 4 पॉइंट वाला। तो ऐसे 4 पंचे 20 4.5 आ जाएगा, ये राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यह आलेख एक परिवार के प्रति माह घरेलू व्यय को दर्शाता है। ठीक है, जो ये खर्च दर्शा रहा है ये घरेलू व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की आय 33,650 है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में किया गया कुल व्यय कितना होगा। तो देखिए, मेरे करने से पहले आप भी थोड़ा सा वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए, आप भी कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए और मेरे करने से पहले आप भी सोल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर देखिए, अगर हो गया तो थोड़ा स्किप करके आगे निकल जाइए, आपको लंबी वीडियो भी शॉर्ट लगने लगेंगे, है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आपसे इनमें सभी प्रश्न नहीं बनेंगे, तो पूरा देखना क्यों। हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, आपका नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद से भी कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, बात समझ रहे हैं। तो यह आलेख एक परिवार के प्रति, ये जो भी है डाटा दिया है, तो हमसे पूछा किसके बारे में, मनोरंजन और भोजन। मनोरंजन ये वाला ग्राफ दर्शा रहा है जो कि यहाँ पे ये है 9% प्लस भोजन यानी खाना ये वाला दर्शा रहा है जो कि ये है, तो ये आपका 25%। टोटल कितना 34% किसका, ये 33,650 का, 33,650 का 34% निकाल दीजिए, आपका आंसर परसेंट के लिए नीचे में 100। तो कटाइए, ये कटा 5 से 2 से 5 बार में, 2 से 17 बार में, और 5 से इसको कटाइए 6 पंचे 30, 5 7 35, 5 3 15, इतना गुना 17 कीजिएगा। तो अब जरूरी नहीं है कि पूरा इसको सोल्व कीजिए, अब यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं कहता हूँ 7 या 21, लास्ट में कितना आएगा 1, तो एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर है, बात समझ रहे हैं। तो
आप गुना भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो हमने यूनिट डिजिट देख लिया 7 या 21, तो लास्ट में 1 आ रहे हैं, तो 1 वाला ऑप्शन 1 ही है और मैंने मार दिया। और आप भी कर सकते हो इसे। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 4.5 सेंटीमीटर है, उनकी केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो कहने का मतलब कुछ फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका एक बड़ा वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 3.5, एक की त्रिज्या 4.5 और इसका स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रही है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, स्पर्श रेखा बराबर √d² माइनस छोटी r1 बड़ी r1 का स्क्वायर, या छोटी r प्लस बड़ी r मान सकते हैं, r1 नहीं भी लिखिएगा क्योंकि क्या जरूरी है r1 r2 लिखना, है कि नहीं। क्योंकि तो ऐसे, तो यहाँ पर d क्या है, दूरी, जो दोनों दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर माइनस r1 यानी 3.5 r2 यानी बड़ी r कितना 4.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 3.5 और 4.5, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, घटाइएगा तो कितना 36, तो √36 का मान कितना आएगा 6। आपका यही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। डायरेक्ट 4 गुना 6 24, इसका 12 50 का 24% निकाल दीजिए, वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो ये कट गया 5 से 2 बार में, 5 से 25 25 100 से ये 12 बार में, तो 25 गुना 12 300, ये राइट आंसर हो गया। अब हमने डायरेक्ट कैसे सोच लिया कि 25 गुना 12 300 ही होगा। हमें याद था कि 25 को 6 बार गुना करते हैं तो 150 होता है, तो इसमें क्या है 6 गुना 2 है, तो 150 हुआ, तो ये 2 से एक्स्ट्रा गुना कर दिए 300 हो गया। हालांकि आप इसको सिंपल फार्मूले से भी लगा कर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे आसानी से बना पाएंगे। देखिए, एक और है साधारण ब्याज से रिलेटेड। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/4 वर्षों के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती थी। निवेश की गई राशि कितनी थी, तो कुल इतना बोल रहा है, हो जाता है। तो मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मूलधन को आप 100% मान लीजिए, ठीक, और हमने SI क्या कहा कि SI क्या होता है, मूलधन का RT प्रतिशत, यानी 5 गुना इतना, 5 गुना 4 या 12 13/4, 13/4। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो किसका 100 का आप इतना कर दीजिए तो आपका SI हो जाएगा 100 का 13×5 = 65/4, इतना प्रतिशत। तो 4 से कटाइएगा तो ये कितना 25 बार में, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पर क्या कहीं गलती तो मैंने नहीं किया, 5 13×5 = 65/4% है ना, तो नीचे में भी 100 होगा, गुना में नीचे में 100, ठीक है। तो इसको कटाना भी क्या था, जरूरी ही नहीं था कटाना। देखिए, इतना प्रतिशत निकालना है, मूलधन का इतना प्रतिशत, यानी 100 का इतना प्रतिशत निकालिएगा। 5 गुना 13/4 प्रतिशत के लिए 100, किसका, ये 100 का है ना, तो ये 100 से 100 खत्म, तो 13×5 = 65/4 जो है 65/4 आपका ब्याज हो गया,
ठीक। तो यहाँ पर हमें मिश्रधन का अनुपात दिया है, तो आप मिश्रधन मान सकते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस SI, यही ना। तो हमको इतना का मान दे दिया है 2790, और मूलधन हमने 100% माना है, और SI मेरा 65/4% आया है कि नहीं। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2790 को इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 465/4%, इतना परसेंट है। तो अब यहाँ से 100% निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इससे आप 100% के बारे में पता कर सकते हैं, ताकि मूलधन हमें पता चल जाए कि कितना मूलधन है। ओके, तो यहाँ से कटाइएगा तो 4 से 4 चौके 16, 4 5 6 बार में, हाँ 6 से कट जाएगा आसानी से। 6 इसको 6 से गुना कीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो इधर 1% बराबर कितना आ गया, 6 चौके 24। तो 100% हमें चाहिए। 100% का मान कितना, 2400। देखिए 1% को आप 24 लिख रहे हैं, तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो 100% हो जाएगा। तो 24 को भी आप 100 से गुना कर दीजिए तो ये 2400 रुपये हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, हमें भले ही ये बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं तो आपका आंसर जल्दी आएगा। बात थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट, संख्या इतना को 11 से भाग देना है, तो x का अंकीय मान कितना होगा। ठीक है, x 3331 है, इसको 11 से भाग देना है। 11 से भाग देने का रूल होता है, इधर से आप अल्टरनेट करके जोड़िए, एक छोड़कर एक को जोड़िए, फिर एक छोड़कर इसको। तो यहाँ पर 1 3 4 प्लस x, 4 प्लस x, फिर इधर से अल्टरनेट जोड़िए 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो 3 3 कितना, 6। तो दोनों साइड इक्वल करना है, दोनों साइड इक्वल। इधर 6 है तो इधर भी 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x को कितना मान सकते हैं, 2। तो यही 2 राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं। देखिए इन दोनों को या तो आप अंतर 0 कर दीजिए, या तो दोनों साइड 11 का मल्टीपल में ला दीजिए, तो फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चंस वो बहुत बढ़िया है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण कह सकते हैं कि एक D1 है, एक D2 है, ये वाला, ये D2 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 24। तो हमें दिया क्या क्या है, D1 प्लस D2 का योग 14 दे दिया है। फिर हमें क्षेत्रफल दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या, हाफ D1 इंटू D2, जिसका मान 24 दे दिया है। मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो D1 इंटू D2 बराबर कितना, 24 दूनी 48। अब या तो यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा कर निकालिएगा, या थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और आसानी से आंसर पाइए। जैसे मैं कहता हूँ इस 48 को तोड़ दूँ 6 और 8 में, 8 6 का 48 हो रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि D1 6 है और D2 8 है। तो यहाँ पर D1 6 और इसको 8 पुट करेंगे तो क्या 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, तो हो जाना तो चाहिए, हो जाना नहीं, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 14, इसका मतलब D1 और D2 हमें निकल गया। तो यहाँ अब थोड़ा सा इस फिगर पर चलिए, देखिए समझिए थोड़ा सा। D1 का मान कुछ भी हो, मान लीजिए 6 माने हैं, D1 को हम 6 माने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 6, मेरी बात को समझिए। यहाँ से ये जो होता है इस पॉइंट से दोनों को बराबर बराबर में बांट देता है, इसको बराबर बराबर में बांट देता है। पूरे 6 है तो इसका मतलब यहाँ तक 3 होगा, इधर 3 होगा। अगर पूरे यहाँ से लेकर D2 हमने 8 माना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 8 होगा,
तो इसका मतलब ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। और आपको पता है कि ये समकोण बनाता है। क्या बनाता है? समकोण। तो जब समकोण बनाया तो ये लंब, ये आपका आधार, तो ये कर्ण। तो ट्रिपलेट तो आपको याद हो गया होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। जब समचतुर्भुज है तो ये 5 निकल कर आ गया, 5 इसका भुजा है। यही तो हमसे पूछा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 5 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं तो अगर चाहते हैं कि और हमारे वीडियो आपके पास पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो पहुँच सकता है। और बगल में बेल आइकन जो होता है, घंटा वंटा जो भी हो, उसको दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। नहीं भी ढूंढिएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर सुनने के लिए मिले होंगे, है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है कि जितने भी संख्या है सभी को जोड़ दीजिए। जो भी संख्या है इनमें जितने भी नंबर है सभी को आप जोड़ दीजिए, और उसको 9 से अगर भाग लगाने पर पूरी 9 से भाग लग जाता है, समझिए कि वो उसमें पूरी 9 से भाग लग जाएगा, यानी 9 से वह विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, किसी ऑप्शन को ही उठाते हैं, या तो ऐसे यहाँ से ऐसे करके अगर आप भाग देने लगे तो फिर आपका तो दिन खत्म हो जाएगा भाग देने में, है कि नहीं। तो इसका एक रूल और भी है कि या तो सब नहीं जोड़िए, 9 बनाकर जोड़ते जाइए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये 4 और ये 5 मिलकर 9 बन गया, तो यहाँ तक कट गया। ये 4 और ये 5 मिलकर 9 बन गया, तो ये दोनों बच गया 6। क्या इस 6 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसमें नहीं लग सकता है। अब इसको बनाकर देखते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 2 8, 1 9, इस 9 ये हो गया सभी का योग। तो इसमें इस 9 को हम 9 से भाग लगा सकते हैं, पूरी तरह कट जाएगा, तो यही राइट आंसर है। बाकी बात और सबको कटा कर देखिए, नहीं कटेगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इस QR को स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। ओके, देखिए 56, 84, 112 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो निकाल लीजिए, या तो फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा निकाल ही लीजिए। 56, 84 और 112, ठीक है, 112। तो क्या 7 से सभी संख्या कटेंगे? तो 7 8 56, 12 7 84, 70 6 7 1 7, 16 7 12 से 16 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 आया, तो 7 से तो कटनी चाहिए। तो क्या ये 7 से कट रहे हैं? हाँ, सभी कट रहे हैं, तो अभी नहीं कह सकते हैं कि 7 से आंसर होगा कि नहीं। फिर कटा कर देखते हैं, 4 से 2, 6 और 4। अब 7 चौक 28, चलिए निकाल ही लेते हैं, क्या ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। छोटा ही तो है, 1 3 2, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56 गुना 6, यानी 6 4 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 यहीं पर है, एक ही ऑप्शन में, ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है? अगर आपने सोचा कि ये आंसर हो सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 0.9 है, इसका वर्गमूल निकालने में बोल रहा है, तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10। तो 9 का वर्गमूल कितना? 3। 10 का वर्गमूल हमें निकालनी है, तो 10 का अगर वर्गमूल निकालना है तो इसका देखिए रूट निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ। इसके आसपास पहुंच जाइए, किसके वर्ग के आसपास है? तो आपका जवाब होगा कि 3 के वर्ग के आसपास है, तो यानी 3 निकल गया, बच गया कितना? 10 में
एक बच गया, उस एक को इसके डबल से, ये जो 3 निकला इसके डबल से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा छोटी 18 1 19/6, 19/6। ठीक है, तो ये आ गया √10 का मान 19/6। जब इसको हल कीजिएगा 3 और ये 6 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 19, यानी 18/19। तो अब भाग दीजिएगा। इसमें देखिए इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देना चाहिए, जो देखिए 94 दोनों में दे दिया है, इतना क्लोज ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। हालांकि जब तक कैलकुलेटर से आप भाग नहीं लगाइएगा तब तक आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा नहीं। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। बाकी बात देखिए इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देना चाहिए, पता नहीं कैसे दे दिया है। ओके, नेक्स्ट, निम्न को हल करें। हल करना है तो इस 9 को इस 3 से भाग दीजिए, तो कितना 3 और 3 गुना 9 27, 19 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा -8, -8 और 24 को -8 से भाग लगाइएगा तो ये क्या आएगा -3। ये -3 आपका राइट आंसर है। ओके, देखिए यहाँ से आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ, जैसे कि मैंने कोई नया तरीका बताया तो वो भी आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को जरूरी है क्या सॉल्व करें, नहीं। कैसे, देखिए मैं ऑप्शन का सहारा ले सकता हूँ। तीनों का अनुपात क्या दिया है, जो कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात है इतना है। ठीक है, तो इन तीनों का अनुपात कितना 3 4 5, तो ऑप्शन 3 4 5 क्या इसको घटाने पर बनेगा क्या, इसको तो हम देखने से ही बता देंगे कि ये 3 4 5 में नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि 3 से कटने का मतलब ये संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नहीं है। अब इसको कटा कर देखते हैं, 3 से 14 से कट जाएगा, 14 तिया 14 चौके 14 पंचे, 3 4 5 का तो रेशियो बन रहा है। इसको भी कटाएंगे तो ये भी 3 4 5 का रेशियो बनेगा। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, ये भी बन गया। तो अब बड़ी बात है कि अब आंसर कौन सा मानो, 2 ऑप्शन अनुपात में तो आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। 2 ऑप्शन तो कट गया कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, तो होगा तो या तो ये या तो ये। तो 1 रुपया का अगर 45 गो सिक्का लेंगे तो कितना होगा 45 रुपया। 50 पैसा का 60 सिक्का लेंगे तो कितना होगा 30 रुपया, है कि नहीं। और 25 पैसा का 75 सिक्का लेंगे, 75 सिक्का 25 पैसा का, 25 पैसा कहने का मतलब 1/4, यानी 1 रुपया का चौथा भाग। इसको सोल्व कीजिएगा कितना आएगा 17 चौका 4 से 18 चौक 72, 18 72 बच गया 3 4 7 28 4 5 20 18.75। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या 93.75 रुपया मिल जाएगा क्या, तो ऐड कर के देखते हैं। 40 30 70 और 18 70 और 18 88 रुपया और 5 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 93 रुपया तक तो पहुंच गया। 0.75 है 75, तो ये किसको मैंने हल किया, इसको, तो यही राइट होगा क्योंकि ये 93.75 ही दिया था। इसको आप करके देखते हैं तो नहीं आता। 42 रुपया का 42 सिक्का अगर 1 रुपया का हो तो 42 रुपया हो जाएगा, प्लस 56 सिक्का अगर 50 पैसा का हो तो इसका मतलब 28 रुपया, प्लस 70 रुपया का ना 70 सिक्का 25 पैसा का हो तो 70 का 1/4 कितना, तो 17 चौके 68 यानी 17.5 ही आ रहा है। क्या इसको ऐड कीजिएगा तो क्या इतना 93.5 रुपया आएगा, नहीं आएगा। तो इसको ऑप्शन के सहायता से कर सकते हैं और मेरे रूम में स्थित तो बेटर भी है ऑप्शन के सहायता से करना। देखिए 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, n × n-3/2। n मतलब भुजा, n मतलब क्या है आपका भुजा,
तो कितना भुजा है, 15 भुजा है। तो n का मान 15 गुना 15 में 3 घटाइएगा अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, 15 गुना 15 में 3 12 बटे 2, तो ये 6 बार में कटा, 15 6 90, ये राइट आंसर है विकर्ण निकालने के लिए बहुभुज का। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, एक आध क्वेश्चन पूछिए जाता है, संभावना रहता है कि बहुत जल्द इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसको जो समय लगता होगा टी समय लगता होगा, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। टी समय लगता होगा, तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यही ना, चाल इंटू समय ये होता है। तो आपका यहाँ पर दूरी कितना दिया, दूरी हमें निकाल लेनी है। तो चाल क्या है, 40 है, उसको वास्तविक समय टी लगता था, लेकिन वह 40 के रफ्तार से गया तो 1 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 1 मिनट उसने ज़्यादा टाइम ले लिया है, यानी कम, कहने का मतलब 1 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 1 मिनट उसने जो है कम समय लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मिनट घटा दीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये दूरी हो गया 40 इंटू समय, ये दूरी, इसको इक्वल कीजिए। 36 के रफ्तार से जा रहा है, उसको टी समय लगना चाहिए था, लेकिन वह 3 मिनट देर से पहुंच रहा था, इसका मतलब और उसको 3 मिनट चाहिए। अगर 36 से जाएगा तो वास्तविक समय में और उसे 3 मिनट चाहिए। अगर 40 से जा रहा है तो वास्तविक समय में 1 मिनट घटा दीजिए, क्योंकि 1 मिनट पहले पहुंच रहा है। बस इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपका समय निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे कटा भी सकते हैं, 4 से 10 बार में और ये 4 से 9 बार में, तो 10t माइनस 10 और यहाँ पर 90 प्लस 27 इतना हो गया। तो यहाँ से t बराबर निकल कर आ जाएगा 37, यानी वास्तविक समय उसका 37 है। वास्तविक समय कितना है, 37। तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, दूरी किलोमीटर में, ठीक है। तो ये मिनट में है, ये किस में है, मिनट में। इसको घंटा में बदलने के लिए ये जो निकला मिनट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 मिनट 3 मिनट है कि नहीं, तो ये मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 60 से भाग लगा दीजिए, है कि नहीं। तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा, तो इतना मिनट, बस आप सोल्व कर लीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ना चेंज करके आप यहाँ पर चेंज कीजिएगा, आसान होगा थोड़ा, नहीं तो फिर हालांकि आंसर तो उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 40 इंटू, दूरी जो है आपका 40 इंटू टी माइनस 1, ये दूरी है। तो 40, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, टी कितना आपका 37 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 36, ये मिनट में है, इसको घंटा में यहाँ पर चेंज कर दीजिए। यहाँ पर भी चेंज करते तो होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ चेंज कर दीजिए। तो 6 बार में 6 से 10 बार में 1 0 से 1 0 खत्म, 4 6 24, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, 24 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो। तो देखिए, आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यानी कुल दूरी कितना, ये 450 जो है प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं 1 से, तो 27 सेकेंड लग रहा है। तो ये कुल दूरी, ये समय दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, क्या होता है चाल, जो कि 76 किलोमीटर दिया है प्रति घंटा में, और ये सब SI यूनिट में दे दिया है, मीटर सेकेंड में दे दिया, तो इसको भी आप मीटर सेकेंड में बदल दीजिए, 5/18, है कि नहीं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बस कटाइए, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, और कटेगा क्या,
तो मेरे में से तो और तो नहीं कटेंगे। तो ये 450 13 को नहीं गुना कीजिए, 450 गुना 2 900 प्लस 2x, ये 5 तिया 15 और 15 गुना 76 कीजिएगा, 15 गुना 76 तो 15 छक 90, 15 7 75 यानी 105 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 15 9 यानी 114, इतना हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, x का मान निकालिए, घटाइएगा तो कितना 0 4 और 11 में 9 गया 2, तो x बराबर कितना 2 से ये 120 बार में कट जाएगा, 120 मीटर, ये राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट। दोस्त ज़रूर वीडियो अगर पूरा देखा हो जाए या तो बीच में भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्त हम भी मेहनत करते हैं और ये पूरा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्त। इस तरह की टाइपिंग करना, फिर आपके लिए वीडियो क्रिएट करना, फिर उसको एडिट करना, बहुत सारा टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्त। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो ज़रूर है कि आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जहाँ पर मेहनत नहीं है वहाँ तो लोग भर भर कर सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं जिसमें कि कुछ अर्धनग्न फ़कीर सब आते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर, उसे भर भर कर लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है वहाँ देखते हैं बहुत सारे सपोर्ट मिलता है, लेकिन जहाँ कुछ सीखने मिलता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है, लेकिन वहाँ सपोर्ट नहीं दिखा पाते हैं। ये थोड़ी जो है हम लोग के लिए डाउनफॉल है, मतलब कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव बात है। उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट कीजिएगा। 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 घंटे और 40 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, 2 पाइप तो मान लेते हैं, 2 पाइप A और B है। A जो करता है 25 घंटे में और B जो करता है 40 घंटे में। ठीक है, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। तो मान लेते तीसरा पाइप C है जो कि 16 घंटे में खाली कर देता है। तो इसका मतलब 16 घंटे में इसने खाली कर दिया। तो इसकी जो लेना है उसको माइनस में लेना है C को। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 400 निकलेगा मेरे उम्मीद से। जैसे देखिए आप भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा कि कैसे मैंने सोचा। 25 तो आना ही है, 25 का 5 इसमें आ गया है, तो बचा क्या 8, यानी इस 16 में 8 आ चुका है, तो इसमें बचा क्या है 2। बस यही आपका एलसीएम है। करके देखिए 25 गुना 8 200, 200 गुना 2 400, ये राइट, मतलब कि ये आपका एलसीएम है। और इसी को हम कहते हैं टोटल क्षमता, यानी टोटल काम है। मान लेते हैं ये टोटल काम है। तो बस इतना। तो अब इस टोटल काम को इसकी समय से भाग दे दीजिए। 25 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 8 दूनी 16। 40 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, तो 10। 16 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 25। यानी ये जो निकल कर आया ये क्षमता निकल कर आया, किसका A की क्षमता 16, B की क्षमता 10 और C की क्षमता माइनस का 25 लेना है। माइनस क्यों कहा, क्योंकि ये निकालने वाला था, खाली करने वाला है, इसलिए माइनस में लेना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए अब हमसे क्या कर रहा है, तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता, कुल काम बटे क्षमता, यही तो होता है कि नहीं। कुल काम कितना 25 गुना 8 गुना 2, क्षमता तीनों की क्षमता एक साथ जोड़ देंगे, ये दोनों जुटेगा क्योंकि ये दोनों प्लस में और ये घटेगा। 25 और
यानी 16, 10, 26 और 26 में 25 गया तो 1, टोटल क्षमता कितनी 1। तो इसका मतलब इतना घंटा लगेगा। अब घंटा वंटा में तो आंसर दिया नहीं है, तो कैसे फाइंड करें। तो चलिए यहाँ पर कैसे करते हैं। तो ये टोटल आपको पता है कि इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400 आने वाला है। क्या बात को समझ रहे हैं, 400 घंटा। अब 400 घंटा को दिन में कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ 400 को आप एक दिन कितने घंटा का होता है, 24 घंटा का, तो 24 से भाग दीजिए। तो मैं कटाता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ 24 एका 24 बच गया कितना 16, 24 पंचे 120, 24 छः के 144, यानी 16 दिन तो आ गए। 16 बार जो कट गया पूरा पूरी बचा कितना 144 में से अब यानी 160 में से 144 घटाइएगा तो 16 घंटा बच जाएगा। तो ये आपका 16 दिन 16 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, अन्यथा हम कितनों समझाते रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाइएगा। ये साइंस के क्वेश्चंस को देखिए आ गया बीच में, हो सकता है कि इसके आगे मैथ भी हो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इनमें से गामा किरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हालांकि देखिए ये प्रसरव तरंगे जो है ये आंतरिक तरंग होती है। किस तरह की, यांत्रिक तरंग होती है। ये अल्फा किरण एक प्रकार का कण है और बीटा भी कण है, ना कि ये आपकी तरंग है, नहीं ये कण है। जैसे आप फोटोन कण के बारे में सुनेंगे, जैसे प्रकाश की किरण जो होती है वह किस कण से मिलकर बना है, तो वह फोटोन कण से। तो उसी तरह से ये बीटा किरण भी एक प्रकार का कण है और अल्फा किरण भी जो एक प्रकार का कण है। तो तरंग यहाँ पर दोनों तरंग है, लेकिन एक जो है यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखिए, एबीसी में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5। कोण A को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D पर काटती है, यानी एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है। ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है जो D पर एक स्पर्श, मतलब कि जो एक रेखा खींचे जो BC को काट रही है। तो CA की लंबाई हमसे पूछ रही है, यानी CA की लंबाई। तो हमें दिया क्या क्या, BD 6 दिया है, DC 7.5 और कुछ AB 10 दिया है। अच्छा, AB 10 दिया था यहाँ, AB और BD 6 दिया है और हमसे AC पूछ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट लगा दीजिए ना, AB बटे BD या DB, उसके बाद AC बटे DC। तो बस इसको कैलकुलेट कीजिए। AB का मान कितना 10, BD का मान कितना 6, AC का मान हमें फाइंड करनी है और DC का मान कितना 7.5। इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए 15, मैंने पॉइंट उड़ाकर इधर 0 चिपका दिया, आसान हो जाएगा। 15 चौके 15 बचे और कटेगा क्या, तो ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में। तो AC बराबर यहाँ पर जो AC बराबर निकल कर आया 25/2। 25/2 कहने का मतलब है 12.5। ये 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 450 रुपये में एक मेज बेचकर अंकित को 25% का लाभ हुआ। ठीक है, अंकित को 25% का लाभ हुआ। निकासी बिक्री के दौरान वह अंकित मूल्य पर 100 ये क्या है 16.2/3% था। 16 यहाँ पर ये गलत है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो है ये 16.2/3 है, लिख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। 16.2/3% है। ओके, तो यहाँ पर क्या है
इतना परसेंट की छूट देता है, बिक्री के दौरान उसका लाभ कितना होगा। तो जब 25% लाभ पर बेच रहा है तो आप कह सकते हैं कि 125% बराबर जो है ये 450 है। तो 1% 100% बराबर, इसको 100% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 से कटाइए, 25 बचे और ये 25 से कट जाएगा। 25 गुना 16, 25 गुना 16 400 और 2 18 बार में कट जाएगा। हाँ, 18 बार में कट जाएगा। ठीक, तो 25 से दोनों साइड हमने कटा दिया, 25 से दोनों साइड में। तो अब इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुना कर दीजिए। तो ये 100% बराबर जो आ गया 360 रुपये। ये हमारा सीपी आया, क्या आया, सीपी 360 आया, यानी सीपी जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर लाभ ना बोला था हमने, क्या कहा कि अब 100% जो है ये आपका क्रय मूल्य है। हमने मान लिया कि 100% बराबर आपका जो है वह सीपी है। क्या है, सीपी। तो इसका मतलब 100% का मान जो निकल कर आया वह 360, वह सीपी 360 है। और ये जो आपका है अंकित मान मूल्य दिया है, एमआरपी जिसको कहते हैं, एमआरपी। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं कि एमआरपी है, लेकिन जब तक इसको आप एमआरपी नहीं मानिएगा तो ये आंसर नहीं बनेगा। फिर कहता है कि आप इस 450 पर इतना % का छूट दे दीजिए, इतना प्रतिशत का आप छूट दे दीजिए, तो फिर कितना लाभ होगा। तो या तो आप डायरेक्ट 450 का आप निकाल सकते हैं इतना % छूट। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहें तो मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए, हालांकि ये सवाल अगर नहीं समझ पाइएगा तो नहीं बन पाएगा। तो 16.2/3 का मतलब क्या है, 16.2/3, तो 16 2 50/3%। तो परसेंट को नीचे में 100 में लिख सकते हैं कि नहीं, तो 50 दूनी 100 ने 1/6। आपको हमने कई बार बताया है कि जो भी ये % को हल करने पर आता है, नीचे का मान सीपी होता है, नीचे का मान सीपी होता है और ऊपर वाले का मान आपका जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो ऊपर वाला। जैसे यहाँ पर 1 जो है ये छूट दिया, 1 की 6 पर मैंने 1 की छूट दिया, 6 पर मैंने 1 की छूट दिया, तो इसको हम कह सकते हैं 5/6। तो 5/6% निकाल दीजिए। ये आपका जो निकल कर आएगा वो एसपी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर बाहर ही बाहर रह जाएगा। तो 6 से ये कटेंगे क्या, 6 से 6 7 42 6 35, हाँ 75 गुना, ये 6 से कट गया, 75 गुना 5 तो 375 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एसपी 375 आ गया। 25 हाँ ठीक है, 375। तो अब हमें क्या चाहिए कि अब पूछ रहा है कि लाभ कितनी हुई। 360 की वस्तु थी और 375 में बेच रहे हैं, तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले हमने एमआरपी पर ही बेच रहा था तो 25% लाभ हो रहा था, लेकिन अब कहता है कि नहीं, आप उस पर छूट दे दीजिए 16.2/3%। 16.2/3% आप छूट दे दीजिए, तो फिर लाभ कितना होगा। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं आप कितना का अंतर है इसमें, तो आपका जवाब होगा कि इसमें जो अंतर है, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, 15 का अंतर है। कितने पर, 360 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, है कि नहीं। तो इसको कटाइए, 15 से ये कई बार में, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 4 से ये 25 बार में और 4 से ये 6 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 25/6। 25/6 का मतलब 4 6 24, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 2 ऑप्शन है 4 पॉइंट में, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये 4 पॉइंट में नहीं। उसके बाद 4 6 24 बच गया 1, 6 का 6, यानी 4.1 से आगे बढ़ रहा है, 1 अंक मिला, ये राइट आंसर है। थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिए, है ना, कि बोलिएगा तो ये सब क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा। हालांकि
इससे पहले जो मैंने वीडियो कराया है, क्वेश्चंस कराया है, जो कि एलपी और टेक्नीशियन का 29 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका फुल सॉल्यूशन कराया, यानी पूरा सॉल्यूशन करवाया है, जिसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिर्फ हमने उसका करंट अफेयर्स को हटा दिया है, जो कि 75 क्वेश्चंस के हुआ करते थे। तो उसको मैंने पूरा 2900 शिफ्ट का करवा चुके हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो वहाँ जाकर भी देख सकते हो। उसमें आपको सभी चीज़ देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ से इससे ज़्यादा बेनिफिट तो आपको वहाँ भी होगा। हालांकि यहाँ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन सारे वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। निम्नलिखित में से क्या एक सदिश राशि नहीं है? तो मैंने सदिश राशि का एक ट्रिक बनाया था, तब बेबी से, तब बेबी से, त से त्वरण, ब से बल, बेस, ये बे से बेग, ये बी से विस्थापन, विस्थापन से संवेग या आवेग, जो यानी संवेग से संवेग। तो ये मेरा ट्रिक है। ये सब जो होते हैं ये सदिश होते हैं। ये क्या होते हैं? सदिश। तो इनको छोड़कर जो भी होंगे वो अदिश होगा। तो यहाँ पर संवेग दिख गया, यहाँ पर आवेग दिख गया, यहाँ पर बल, आघूर्णनी बल दिख गया, तो ये सब संवेग है, सदिश राशि। ये सब क्या है? सदिश राशि। एक ये सदिश है, तो एक ही बच गया। गतिज ऊर्जा, ये आपका अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2.5 किलो ओम के प्रतिरोध के पार, प्रतिरोध के पार, कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग एरर तो नहीं? ठीक है, देख लेते हैं। प्रतिरोध के पार में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये मेरे पास प्रतिरोध R का मान दे दिया है 2.5 किलो ओम। ठीक है, हमसे V का मान हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर धारा दे दिया है, यानी I का मान दे दिया है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों से रिलेटेड एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। तो हमें V ज्ञात करना है। I का मान 2 मिली एम्पियर दिया है, तो भाई इसको SI यूनिट में चेंज कर दीजिए, एम्पियर में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर मिली है तो इसका मतलब 2, इसको अब 10 पर पावर, जैसे डेसी सेंटी मिली, यानी 3 से 10 पर पावर 3 से भाग लगा दीजिए, तो ये एम्पियर में चेंज हो गया। अब ये किलो ओम में है, तो किलो ओम से आप जो है सिर्फ ओम में चेंज कीजिएगा, तो किलो का मतलब क्या? 1000। तो यहाँ पर इसको अगर मैं R बराबर इसको सोल्व करो, 2.5 किलो के बराबर 1000 ओम, ये हो गया इतना। बस इसको यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। I कितना है? 2/10 पर पावर 3। R कितना निकल कर आया? 2.5 इंटू 10 पर पावर, इसको भी तो 3 कह सकते हैं, 10 पर पावर 3 है कि नहीं? बस आ गया इतना वोल्ट। तो यहाँ से ये कट गया, तो बचा क्या? 2.5 गुना 2, तो V बराबर कितना? 5 वोल्ट। ये आपका विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है कि नहीं? तो ये 5 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट। मैं इसीलिए कहता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत चीज़। अब शुरुआत में सोचिएगा कि ओह ये तो ईजी है, और वहीं से छोड़कर निकल जाइएगा, तो फिर अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग मिस कर जाइएगा। तो इसलिए पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। जैसे अब इस क्वेश्चंस को कीजिए, देखिए क्या हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चंस तो पूछा गया था, इस बार ग्रुप डी में भी पूछा है। लेंस से, दर्पण से, धारा से, और क्या कहते हैं, मतलब इन सब
हॉट टॉपिक सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। इस बार एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जब अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। जैसे अवतल दर्पण आप लोग जानते होंगे किस तरह का होता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। यानी फिगर जो है आपका जो भी है कि फेस थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। अवतल दर्पण में क्या होता है, फेस को इसलिए यूज किया जाता है कि फेस को थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है, जो कि हम बारीकी से देख सकें अपनी चेहरा को। तो कहाँ पर होनी चाहिए, ये आपका पी हो गया, ये एफ, ये सी। तो क्या यहाँ पर ध्रुव पर अगर रख दें वस्तु को, अगर चेहरा को यहाँ पर सटा कर रख दें तो क्या आपका चेहरा ठीक ठाक दिखेगा क्या? तो नहीं। तो ध्रुव पर तो नहीं हो सकता। अगर फोकस पर रख दे, किसी वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, अनंत पर, यानी बड़की ठोका फोटो हो जाएगा। अगर दर्पण के फोकस पर आप जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा आंख किधर है, नाक किधर है, तो फोकस पर नहीं हो सकता है। अब वक्रता केंद्र के परे किधर, इस साइड का इस साइड, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है कि नहीं इस साइड रखें कि इस साइड रखें। तो कन्फ्यूजन वाली बात को हटाइए। बात समझ रहे हैं, परे तो इधर भी हो सकता है, परे इधर भी हो सकता है कि नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। अब ध्रुव और फोकस के बीच रखकर देखिए, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, यहाँ पर रखिएगा। यहाँ पर आप कोई वस्तु को रखते हैं तो एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो एक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा हमें दो रेखा की जरूरत होती है, दो किरण की जरूरत है। तो एक किरण मैं यहाँ से गुजार देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ये आगे जाएगा तो इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, है कि नहीं। ये इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा तो कुछ इधर बन जाएगा बड़ा सा प्रतिबिंब। कहाँ बन जाएगा, बड़ा सा प्रतिबिंब कुछ इधर बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं। यहाँ रखिएगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आप रख कर देखिए तो ये नहीं। तो बड़ा दिखाने के लिए क्या करना होता है कि आप जो है दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच पर रखिएगा तो फिर प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा, जो कि आपको क्लियर नजर आने लगेगा कि डाले में किधर छूट गया, है कि नहीं। दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे बल्ब के तुलना में अधिक प्रकाशमान है, यानी अधिक चमकता है। किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो क्या कहता है, एक ही वोल्टता पर, यानी वोल्टेज समान हो और एक एक करके दो बल्ब को जोड़ता है, एक साथ नहीं, यानी अलग अलग टाइम में जोड़ता है। तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, यानी ज्यादा प्रकाशमान होगा। तो यहाँ पर कहता है दीप्त प्रतिरोध से स्वतंत्र है, नहीं, यानी प्रकाश जो है वह प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है क्या। ये तो बात गलत है। दीप्त बल्ब, यहाँ पर दीप्त बल्ब ही तो पूछ रहा है, जलता हुआ बल्ब मतलब किस में ज्यादा प्रकाश होगा। तो ये आंसर नहीं। दोनों में अगर समान प्रतिरोध हो तो क्या अधिक प्रकाशमान होगा, नहीं होगा। अब मैं कहता हूं यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिरोध उच्च होगा। किसका प्रतिरोध उच्च होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जिस बल्ब का जितना ज्यादा प्रतिरोध होता होगा वह उतना ही धीमे जलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ, आपने हीटर देखा है, हीटर का एलिमेंट का प्रतिरोध कितना ज्यादा होता है। क्या वह बल्ब की तरह चमकता है क्या, नहीं चमकता है। या और भी छोड़िए, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जिसका मंद बल्ब हो, जो कम प्रकाश कर रहा है, इसका मतलब समान वोल्टेज पर जो कम प्रकाश कर रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। बात समझ रहे हैं। जैसे मैं और भी आपको एग्जांपल लेकर बता सकता हूँ। अब कोई बल्ब ले लीजिएगा, या तो आप जो टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं उसको ले लीजिएगा।
उस बल्ब को आप ले लीजिएगा, उसमें 2 टांगें होगी, तो उसको बिना आप रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे कि कंपाउंड जो किट में रेजिस्टेंस वगैरह होता है जैसे सर्किट वगैरह में, या तो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, या तो आपको बना हुआ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, ये रेजिस्टेंस है। जिसमें आप रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा वह धीमा जलेगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिरोध लगा दिए, और जिसमें आप रेजिस्टेंस को नहीं जोड़िएगा वह अधिक जलेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है प्रकाश यानी बल्ब का प्रकाशमान होना। क्या बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी वस्तु को रखा जाना चाहिए ताकि यह उत्तल लेंस आवर्धक कांच के रूप में कार्य करे? एक उत्तल लेंस है, ठीक है, F1, 2F1, F2, 2F2 कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है कि नहीं? तो आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा सा मेरी बात को समझिए, इसका फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि उत्तल लेंस अधिक आवर्धक लेंस के रूप में कार्य कर सके, यानी बड़ा फिगर बना सके। किस जगह पर रखें वस्तु को? यही ना, वस्तु को कहाँ पर रखें? आप इधर, जैसे ही फोकस से आप इधर जाइएगा, इधर, तो प्रतिबिंब छोटा बनते जाएगा। आप फोकस से इधर जाइएगा तो प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा बनते जाएगा। जैसे आपने कभी वो, जैसे कंपास में एक आवर्धक लेंस होता है, देखिएगा, जिससे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि उससे कागज में आग लगाते थे। उसमें एक तरह के उत्तल लेंस होते हैं, तो हम जितना कागज के नज़दीक ले जाते थे उतना ज़्यादा मतलब कि जल्दी आग पकड़ता था, है कि नहीं? या तो आप जैसे ये जो लिखा हुआ है, इसको आप अगर उत्तल लेंस में देखिएगा तो ये इतना बड़ा है तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और जितना नज़दीक ले जाइएगा उतना बड़ा दिखेगा। इसका मतलब फोकस से इधर जाना होगा, और फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो कभी इधर तो नहीं जाना। ये 15 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि फोकस 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब इधर ही जाना होगा, तो यानी 10 से कम वाला ही आंसर होगा, ये राइट आंसर हो जाए। थोड़ा सा दिमाग भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? देखिए, इसको कीजिए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम तो प्रतिरोध का होता है, ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर होगा। हालांकि अगर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या होगा तो आप निकाल भी सकते हैं। प्रतिरोध से रिलेटेड एक फार्मूला आपको पता होगा, रो L अपॉन ए, L अपॉन ए। तो प्रतिरोध का तो आपको पता है ओम होता है, हमको प्रतिरोधकता का निकालना है। लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये दो, यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मीटर। तो क्या रो बराबर क्या आया? ओम मीटर। ओम मीटर आया कि नहीं? तो आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। थोड़ा देखिए, अगर आप यूनिट में कन्फ्यूजन होते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए सूत्र की ओर जाने पर, और सूत्र से आप जो यूनिट है, इकाई जो है, प्राप्त कर सकते हैं सूत्र से। ओके, नेक्स्ट, परनोद का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? परनोद क्या है? परनोद एक प्रकार का बल है। क्या है? बल जो लंबवत लगता है किसी भी चीज पर। मान लीजिए जो ये अगर कोई दीवार है तो इस पर लंबवत बल लगेगा, उसको हम परनोद कहते हैं। बात इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यह किस पर डिपेंड करता है? तो ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना जो परनोद जो है वह ज्यादा प्रभावी होगा।
बात समझ। जैसे अब दीवार पर कील को ठोकते हैं तो कील का किस प्रकार से होता है, आपका कील जो होता है कुछ यहाँ से ये पतला हो जाता है। पतला इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है दबाव ज़्यादा पड़े, ये जो लंबा बल जो इस पर लगेगा वह ज़्यादा हो, इसलिए क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। आगे का जितना क्षेत्रफल, कांटे का जो नोक का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना प्रभाव अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या है, यानी मान क्या है, ये 2.42 होता है। हालांकि यहाँ पर मैंने एक डाटा लगा दिया है जिसमें सभी चीज़ का दिया है, जो कि जिसमें कई बार हीरा का तो यहाँ दिया 2.42, जैसे यहाँ पर पूछ देता है बेंजीन का, फिर केरोसिन तारपीन का तेल का, इस बार पूछा गया ये सब। देखिए तारपीन का तेल का, एल्कोहल का पूछा गया था, जल का पूछा गया था, और एक रॉक सॉल्ट करके आता था उसके बारे में पूछा गया था, जो कि इसमें नहीं, इस डाटा में नहीं दिया गया है। तो इन सबको आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, द्रव्यमान 10 kg का गुटखा 20 सेकेंड में विरमा अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड तक एक समान रूप से त्वरित होता है। तो 0 से 20 सेकेंड में समय अंतराल में विकसित औसत शक्ति क्या होगी? शक्ति क्या है? गतिज ऊर्जा में चेंजिंग है कि नहीं? तो यहाँ से अगर हम शक्ति निकालना चाहें तो गतिज ऊर्जा में चेंज करना होगा हाफ mv² माइनस हाफ mu का स्क्वायर। अब u क्या है, v क्या है, समझिए। v जो है ये आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग जो कि यहाँ पर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और u जो है ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग जो कि यहाँ पर विरमा अवस्था से शुरू कर रहा है, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। यहाँ पर t जो ये आपका यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकलेगा, क्या निकलेगा, गतिज ऊर्जा। तो इतना पहले हम लोग निकालते हैं, फिर आगे करते हैं क्या होता है, ठीक। यहाँ पर ये कार्य निकलेगा, क्या होगा, कार्य, गतिज ऊर्जा में चेंज करके कार्य हम निकालते हैं। देखिए, या तो इसको कह सकते हैं W बराबर हाफ, यानी गतिज ऊर्जा में चेंजिंग, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कार्य निकाल लेता हूँ, क्योंकि शक्ति बराबर जो होता है कार्य अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें पता है कि 20 सेकेंड है, क्या है, 20 सेकेंड। तो यहाँ से निकालते हैं, हाफ, हाफ दोनों में है, एम भी दोनों में है, तो एम को भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, v² माइनस u²। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं। देखिए हाफ, एम का मान कितना 10, v² भी का मान कितना, तो 2 दूनी 4 माइनस u का मान 0। तो यहाँ से ये कितना निकल कर आ जाएगा, हाफ 10 × 4, तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 20 जूल। कार्य कितना आया 20 जूल। और शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। तो W कितना आया 20 जूल, और समय कितना 20 सेकेंड लग रहा है, 20 सेकेंड में। तो यहाँ से 1 वाट निकल कर आपका आंसर आ गया। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट, है कि नहीं, 1 वाट। तो देखिए जरूरी नहीं कि हम, देखिए हमको फार्मूला याद है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपको भी ये फार्मूला याद होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी फार्मूला होती है, ये सब फार्मूला जो होता है, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो तभी आपका ये सब प्रश्न बन पाएगा, अन्यथा फिर की इच्छा। तो ये टोटल मैंने इसमें 32 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाया, जिसमें कि 20 मैथ था और 12 साइंस के क्वेश्चंस थे।
जिसमें कि टोटल मैंने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कराया और कुछ एक्सटर्नल जानकारी भी आप लोग को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों में भी आप स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। किसी एक स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाए, एक नहीं, ताकि आप लोगों की को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्त, मैं ये चीज़ें मान कर चलता हूँ यहाँ पर कि क्योंकि जब हम टेस्ट वगैरह मारने जाते थे, टेस्ट लगाने जाते थे, तो वहाँ पर देखते थे कि जो क्वेश्चंस हम 15 सेकंड 20 सेकंड में कर लेते थे, वो क्वेश्चन और सारे जो स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं 1.5 मिनट 2 मिनट और कुछ तो कर ही नहीं पाते थे। तो मैंने ये टाइम के गैप को देखा कि मेरे टाइम में और उसके टाइम में बहुत का डिफरेंट था, और इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह जो तरीका हम अप्लाई करते हैं टेस्ट में वह तरीका नहीं आता हो, और रियल में बहुतों को वो सब तरीका नहीं आता है। तो जिससे कि देखिए आपका यहाँ पर समय बचेगा, और एग्ज़ाम में जो है आपका समय बहुत मायने रखता है। मैंने भी कई एग्ज़ाम निकाले हैं जिसमें कि आपका NTPC, ग्रुप डी, इन दोनों का एग्ज़ाम निकाला है, जिसका तो CBT 1B और CBT 2B निकाला हुआ है। तो हमें पता है कि टाइम की कितनी अहमियत है और कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि चलिए यहाँ से आपकी भी मदद होती रहेगी, हो सके तो बहुत सारे को सीखने भी मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे अगर आप शुरू से हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं। तो बाकी बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।